हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निशान क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज थी अपनी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री का मेजर पेपर, जिसमें ओवरऑल सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं। पूरा का पूरा 12th सीबीएसई का पैटर्न के हिसाब से पेपर आएगा। शुरू करते हैं एक एक करके। पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है आपने। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है बेटा, सबको ही बताया होता है, साइमन मोल मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। तो बेटा हाफ लाइफ रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की। किसकी होती है बेटा? क्योंकि आपको पता है कि R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? K। तो यहाँ कंसंट्रेशन कहीं है ही नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? C, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मैंने आपको बताया था बेटा, CO हो जाए, CN हो जाए, EN हो जाए, ये सब क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो CN क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, अगला क्वेश्चन जो है, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCN4। आपको पता होना चाहिए बेटा कि सी जहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है बेटा? वो स्क्वायर प्लेनर। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पे ऑप्शन क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, विच एल्किल हैलाइड अंडरगो SN1 मोस्ट रिएक्शन। SN1 के लिए तो बेटा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का आपको रेशियो रहता है। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। द रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होता है बेटा? रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिनमें C डबल बॉन्ड O यानी कि एल्डिहाइड होता है। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड आपका किसमें होता है? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज होता है एल्डोज। क्या होता है? ग्लूकोज एल्डोज। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट। जितना नंबर ऑफ लिगेंड होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Br। क्या नाम आएगा बेटा? 1 ब्रोमो, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथेन। क्या बोलेंगे बेटा? 1 ब्रोमो इथेन या ब्रोमो इथेन। यानी ऑप्शन नंबर आपका इथेन, ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट बैठता है। मिथेन है ना ये, तो चलो इथेन वाला है, तो इथेन वाला ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। विटामिन, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो आपको बता दो बेटा, विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। क्या होता है बेटा? सिट्रस फ्रूट्स में, जो कि लेमन होता है। और आपको पता है लेमन आराम से पानी में घुल जाता है। विटामिन सी आपका करेक्ट है। द रेट लो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? R इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी वाला करेक्ट बैठता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब होमोजीनियस का मतलब है जिसमें सारे के सारे क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 बाई Ki। ये आपका सेम फेज में ही होता है। क्लियर है कहानी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन में एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन है बेटा। देखो, एसोसिएशन रीजन में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये द EMF ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही बात बोल रहा है बेटा। EMF ऑफ अ सेल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन एट अ गिवन नर्स्ट इक्वेशन। हाँ भाई, देख लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? E नॉट शेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड की कंसंट्रेशन। क्या बात बोल रहा है यार? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ठीक है।
आर ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए इसमें ऑप्शन आना चाहिए, यानी कि पीछे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, वो करके देख लेते हैं अपन क्या आ रहा है। इसने पूछा है बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सटीक बैठता है, सही बैठता है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बिल्कुल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के आंसर होता है। क्या होता है बेटा, 0.693 अपॉन के बोल रहा है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती हाफ लाइफ, बिल्कुल सही है। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगले पे आ जाते हैं। द कॉम्प्लेक्स NiCN4 इज अ डायामैग्नेटिक इन नेचर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि Cn माइनस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है बेटा, Cn माइनस होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब Cn माइनस जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या कराएगा वो, पैरिंग कराएगा। क्या कराएगा बेटा, पैरिंग कराएगा। और जब पैरिंग कोई कराता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड, और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। यही तो पूछा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, सटीक है, एकदम सटीक। आगे बढ़ जाऊं। टर्सरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट फास्टर विद प्राइमरी एल्किल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन। बिल्कुल, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। बिल्कुल सही है। टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही बात है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसको हम जानते हैं। 3 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक 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 बैठता है। आगे बढ़ जाऊं। ग्लूकोज गिव टोलेंट टेस्ट। बिल्कुल ग्लूकोज टोलेंट टेस्ट देता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो होता है वो टोलेंट टेस्ट देते हैं। ग्लूकोज इज अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक एंड सटीक और बढ़िया बैठता है। चलो भाई, हो गया काम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म मोलालिटी, राइट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड स्टेट व्हाई मोलारिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलारिटी इन थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन। वेरी गुड। मोलालिटी होती है, मोलालिटी स्मॉल m इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि मोलालिटी की वैल्यू जो होती है स्मॉल m, क्या होता है, moles of solute divide by mass of solvent in kg। ठीक है भैया जी, और कैपिटल M का फॉर्मूला होता है, यानी मोलारिटी का, ये मोलालिटी है, ये मोलारिटी है, ये होती है बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज बता दो बेटा, मैं दिख रहा हूं तुम्हें आंसर दिखना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। यहां पे देखो, मोलालिटी को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में इसलिए करता है क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी तो ये किसी को हिलाएगी डुलाएगी नहीं, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम मोलालिटी को प्रेफर करते हैं। और ये इसमें वॉल्यूम आ जाता है, जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है बेटा वो टेम्परेचर को क्या करती है, टेम्परेचर की वजह से वेरी करती है, इसलिए मोलालिटी को प्रेफर किया जाता है ओवर मोलारिटी। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्या बोल रहा है, डिराइव द नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेडिक्टिंग सेल पोटेंशियल विद एग्जांपल। बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। देखो, मैं सेल का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, रिएक्शन हो जाएगी Zn से Zn2 प्लस, इससे बन रहा है बेटा Cu2 प्लस से Cu। अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बात करूं तो हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, E इज इक्वल टू E नॉट शेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10, और यहां क्या आ जाएगा बेटा, एनोड डिवाइड बाई कैथोड। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड
करता है बेटा। समझ में आ गई बात? ये तो इतना ही आसान है यार, एक एक इलेक्ट्रोड लेना हो तो एनोड कैथोड का अलग अलग ले लो, सिंपल सी बात है। अरे भैया समझ में आ गया क्या? ठीक है आगे बढ़ जाओ। अगला क्या बोल रहा है? What is the rate determining step of a reaction? Explain with the help of suitable energy diagram. ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है बेटा? किसी रिएक्शन में दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है। तो जो बेटा फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्यों होती है? रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि स्लो स्टेप होती है, उससे ये पता लगता है बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, और मतलब टूटेंगे कैसे, जुड़ेंगे कैसे, सबके बारे में बताएगा। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS is the slowest step in the multi-state chemical reaction, acting as a bottleneck that controls the overall speed, much like narrowest part of funnel डिकेट्स वाटर फ्लो। सिंपल सी बात है, मैं आपसे नॉर्मल सी बात करूं तो आप इसको इस पे जाइए, यहां पर देखिए, यहां से ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। ये स्लो है बेटा, और जो स्लो होती है वही आपकी क्या होती है? RDS होती है। क्लियर है कहानी? बस इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया। ये देखो बेटा, ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपकी सेकंड स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट आपकी क्या है यहाँ पर? RDS। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम डेट RDS इन द स्टेप विच हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें क्या होती है बेटा? हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है हिल ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। आप तो सीधा सीधा बात रखना, जो स्लो स्टेप होती है वही आपकी RDS होती है। दैट्स इट, दिमाग ही नहीं कुछ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राइट द IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑफ CONH3 का O6Cl3। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जो बच्चा क्लास में ऑफलाइन पढ़ता है उसको पता है, ये बहुत फेवरेट एग्जांपल है अपना Cl3। क्या क्या पूछा IUPAC नेम? क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा बेटा आपका हेक्साअमाइन। इरेजर कहाँ है भैया? इरेजर दे दो। क्या नाम है इसका? नाम होना चाहिए हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है भैया, हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसने पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालेंगे, X + 6 × 0 + 3 × -1 = 0, X = +3 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 6 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और क्या पूछा है इसने? ऑफ द सेंट्रल मेटल। बस यही पूछा है, मैंने सारी चीजें लिख दी यहाँ पे। ठीक है भाई, ये भी मान लिया मैंने बात। ठीक है, अब अगला देखो, व्हाट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन? राइट द कंडीशन एंड रिक्वायर्ड फॉर डायजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन एंड मेंशन वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, डायजोटाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, यानी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का मतलब है एनिलीन, एनिलीन की बात करते हैं, इनटू डायएजोनियम सॉल्ट यूजिंग नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaNO2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मिंग अ वर्सेटाइल इंटरमीडिएट विद की, कौन सी की? एप्लीकेशंस इन सिंथेसाइजिंग एजोडाइज, यानी मैथिल ऑरेंज के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, एंड द अदर एरोमेटिक कंपाउंड लेवरिंग द एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ N2+ ग्रुप। कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना भाई बेटा, सीधी सीधी बात है, ये अमाइंस की रिएक्शन जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था मैं वैसी रिएक्शन लिखता हूं। अमाइंस की रिएक्शन आपको NaNO2 + HCl से करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या बनेगा बेटा? N2Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? N2Cl। रिएक्शन आसान है, आपके सामने लिखी हुई है, क्लियर है। और डाइज बनाने में इसका काम लिया जाता है बेटा। किस में लिया जाता है? डाइज बनाने, कलर बनाने में। अगला है बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग कोरेलॉव्स लॉ। The limiting molar conductivity at infinite dilution क्या होता है बेटा? Of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivity। sum किसका?
कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, जैसे मान लीजिए NaCl है तो वो किसमें टूटेगा बेटा, Na+ और Cl- में। ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए CH3COOH ले लेते हैं अपन, क्योंकि आपको पता है एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, 100% डिसोसिएट नहीं होता है। तो बेटा लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं आपसे बात करूं नॉर्मल चीज की, तो यहां पर लिखूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे लिखूंगा मैं CH3COOH, तो कोरेलाउस के हिसाब से लैम्डा नॉट CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट H+, मतलब कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में, कंप्लीटली वो माइग्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं बेटा कोरेलाउस का लॉ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। Why does molar conductivity increases with dilution for a weak electrolyte? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने पे। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, हम जानते हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, प्राइमरली बिकॉज डाइल्यूशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, मीनिंग मोर आयंस आर फॉर्म्ड, जिससे कि बहुत ज्यादा आयंस बनेंगे, एंड रिड्यूसेस इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अलाउिंग एग्जिस्टिंग इनटू मूव मोर फ्रीली। भाई क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और मॉलिक्यूल्स को फ्रीली मूव करने के लिए खूब जगह मिलेगी, तो बहुत कंट्रीब्यूटिंग टू, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रीब्यूट होंगे आयंस, किसमें आयंस में कंट्रीब्यूट होंगे, हायर कंडक्टेंस पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज द सॉल्यूशन बिकम लेस कंसंट्रेटेड। यानी लेस कंसंट्रेटेड का मतलब वही है बेटा कि डाइल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, आयंस टूटेंगे और टूटने के बाद बहुत आसानी से क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर है कहानी? ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या बोल रहा है, बहुत आगे आ गए क्या, नहीं आए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, if the limiting molar conductivity of Ca2+ and Cl- are 119 and 76.35 centimeter square mole inverse, then value of limiting molar conductivity CaCl2 will be। कैसे करना है क्वेश्चन देखो, नॉट CaCl2 lambda नॉट Ca2+ प्लस lambda नॉट ट्वाइस ऑफ Cl-। Ca2+ की वैल्यू क्या है बेटा, 119 प्लस 2 इंटू 76.35, तो 119 प्लस ये हो जाएगा बेटा 70, ये 215, 152, इसको करेंगे तो ये आएगा लगभग 271.7 आंसर आएगा आपका इसका। किसमें है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है बेटा बात, ये आपका आंसर आएगा। आयंस में ब्रेक कर दो और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है यार। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने क्या जगह छोड़ी है कि या फिर इसमें करना पड़ेगा मुझे, मैंने जगह छोड़ी है, ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूं उसको, एक्सप्रेशन डिराइव कर देता हूं, पर मैं जगह नहीं, मैं ऐसे में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करनी है, बस हमें ग्राफ नहीं बनाना, इंटीग्रेटेड करना है काम। देखो बेटा R = K A⁻1 हो जाएगा, ठीक है, यहां भी R ही लिखूंगा मैं क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो R = K और R हो जाएगा माइनस dR/dt = KR, ठीक है, माइनस dR/R = KdT। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, dR/R से इंटीग्रेट करेंगे और इसको माइनस KdT, ठीक है, तो dR/R से इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो यहां पर dR/R का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln R = माइनस KT + C। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। T = 0 ले लिया तो आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो T = 0 पे R की वैल्यू R0 होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, सब कर रखा है मैं, केवल सब देखो, ln R0 = माइनस K × 0 + C, तो C की वैल्यू आ गई बेटा ln R0, ठीक है। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे अपन, वैल्यूज पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ln R माइनस KT प्लस ln R0,
ठीक है, अगर इसमें ग्राफ बनाना चाहेंगे अपन टी और LNR में, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा और स्लोप होगा माइनस का के और ये वैल्यू हो जाएगी LNR0। ठीक है भाई, चलो यहां तक की बात होगी। आगे बढ़ेंगे बेटा, यहां पे लिखूंगा मैं, इसको इधर ले जाता हूं तो के टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा LNR0 माइनस LNR। ठीक है, तो के टी इज इक्वल टू LN R0 बाई R। ठीक है, तो के टी इज इक्वल टू, उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log बेस 10 R0 बाई R। R0 यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 R0 बाई R। ठीक है भैया जी, क्लियर है कहानी, समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है भाई। जगह छोड़ी थी, काम हो गया पर अपना, कोई दिक्कत नहीं। अगला है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट होता है सेकंड इनवर्स। सीधा करो, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो K इज इक्वल टू होता है बेटा, हाँ, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड। ये वैल्यू पुट करो, आपका काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। स्टेट द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2O2 को अगर मैं डिकम्पोज करूं H2O प्लस O2 में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भैया। एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ठीक है भैया, एक्शन करते हैं CH3 का होल थ्राइस CCl प्लस इसकी KOH रिएक्शन करवा देंगे। क्या बनेगा? रटी रटाई है भैया, रटी रटाई है क्योंकि बहुत करिए सर, बहुत रिएक्शन करिए। मैकेनिज्म क्या करता है बेटा? CH3 और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखेंगे अपन। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे बेटा? फर्स्ट स्टेप, इसकी Cl से रिएक्शन होगी। सबसे पहले ये ब्रेक होगा, ये स्लो स्टेप होती है इसलिए इसे RDS बोलते हैं। क्या होती है ये? स्लो, तो इसे RDS बोलते हैं। सबसे पहले ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, CH3 और यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस Cl माइनस। क्या करेंगे बेटा? बहुत आसान काम करेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में यहाँ लिख देता हूं सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? बहुत आसान काम करना है। ये लिख दिया आपने यहाँ पे CH3 और ये CH3, इस पे प्लस, अब इस पे करेंगे 2 आप। ठीक है, अब OH माइनस का अटैक होगा, तो OH माइनस का एक बार होगा फ्रंट अटैक। क्या हो गया बेटा? फ्रंट अटैक। और ये हो गया आपका बैक अटैक। ठीक है, तो फ्रंट अटैक में क्या होता है बेटा? बहुत आसान काम होता है। क्या होता है? ध्यान से सुनना। फ्रंट अटैक में CH3 और ये CH3, एक बार OH इधर जुड़ जाएगा, एक बार CH3 और ये CH3 और एक बार इधर हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है बेटा? इनवर्जन। क्या हो रहा है? इनवर्जन। 2 स्टेप की रिएक्शन है। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। Why tertiary alkyl halide more reactive than primary alkyl halide in SN1 reaction? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन is more stable than 2 डिग्री than 1 डिग्री। Tertiary alkyl halide are more reactive in SN1 reaction than primary ones because they form much more stable carbocation. सही बात है बिल्कुल। And intermediates the slow rate determining step due to electron donating alkyl groups stabilizing the positive charge via the inductive and hyperconjugation lower the activation energy of ionization। सिंपल सी बात है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपको हेल्प कर रहा है कि भैया प्लस I इफेक्ट लगा के और आपको कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कर रहा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। नेम द रिएक्शन विद फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कोई सी भी रिएक्शन ले लो, मैं वही लेता हूं आपको।
CH3 का होल थ्राइस CBr ले लेते हैं इस बार, क्या बन जाएगा, इसकी रिएक्शन करवा देंगे KOH से, क्या बनेगा बेटा, CH3 की होल थ्राइस COH प्लस KBr। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, SN1 मैकेनिज्म को आगे बढ़ जाऊं। स्टेट वर्नर थ्योरी। देखो वर्नर थ्योरी भैया एक पोस्टुलेट्स थी, उसने ये बताया था कि वर्नर थ्योरी जो होती है उसमें दो तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। मैं बता भी देता हूं आपको, थोड़ा इजी वे में समझाऊं तो ये है CONH3 का होल 6 और Cl3, ये आपकी बेटा जो आयोनाइजेबल होती है ये होती है प्राइमरी वैलेंसी और ये होती है बेटा आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, वर्नर प्रोड्यूस अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ही पोस्टुलेट दैट मेटल्स exhibit two types of valency, primary valency and secondary valency. Primary valency is the ionizable part which is counter ion. Secondary valency is a non ionizable part which is क्या बोलते हैं इसको, ligands। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होती है। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर इन द एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल से समझते हैं। CONH3 का होल 6 और ये Cl3 बना दिया मैंने बेटा। तो बेटा ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो इसको बोलते हैं, ये ब्रैकेट होता है ना जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी होती है। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी रिटर्न इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड्स ऑन द काउंटर आयन। काउंटर आयन अगर इधर है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है, काउंटर आयन इधर है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव है। पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट इन द विद द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है भाई बात? नेक्स्ट, राइट वन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू सपोर्ट वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की कोई सपोर्ट करने वाली इक्वेशन बताइए। सिग्निफिकेंस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग वर्नर थ्योरी इज दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी AgNO3 वाली रिएक्शन होती है। कैसे करते हैं उसको दिखा देता हूं मैं आपको। ये तो सारी चीजें डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 आयोनाइजेबल पार्ट है, तो कैसे पता चलेगा, Cl3 इसके ट्वाइस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कर देंगे। क्या बनेगा बेटा, CONH3 का होल 6 और यहां आ जाएगा NO3 का होल थ्राइस प्लस थ्राइस ऑफ AgCl जो कि बनती है बेटा वाइट PPT। क्या बनती है ये, वाइट PPT। क्लियर है कहानी? चलो, डिस्क्राइब द हाइजेनबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ठीक है बेटा, हाइजेनबर्ग टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के लिए होता है। बाय रिएक्टिंग देम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है हिंसबर्ग टेस्ट जिसको बोलते हैं। इट aqueous alkalis observing the solubility of resulting sulfonamides primary amines from the soluble sulfonamide। होती कैसे उसको समझ लेते हैं, तो मैं वन एक एक करके बताता हूं आपको। पहली है प्राइमरी अमाइंस के लिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है बेटा, इसे हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग हाइजेनबर्ग जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं H2, लिखने का थोड़ा तरीका चेंज करते हैं, यहां लिखूंगा मैं HNH और ये CH3 प्राइमरी अमाइंस है। HCl यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा बेटा S डबल बॉन्ड O और ये NH और ये CH3। ठीक है बेटा, तो इसका याद रखना बेटा कि ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा। क्या होगा बेटा, एल्कलाइन सॉल्यूशन में सोल्यूबल होगा ड्यू टू हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन की वजह से सोल्यूबल होगा, यानी प्राइमरी अमाइंस ये हिंसबर्ग टेस्ट दे देगा। सेकेंडरी अमाइन की बात करें बेटा, दूसरा वाला देखो, HCl तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये नॉट सोल्यूबल होगा। क्यों होगा एल्केलाइन में, एल्केलाइन सॉल्यूशन में नॉट सोल्यूबल क्यों होगा, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन नहीं है। और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा देखो जब इसकी 3 डिग्री सल्फेनामाइड से रिएक्शन करवाते हैं ना आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है Cl और इसकी रिएक्शन कराएंगे NCH3 CH3 और CH3। HCl बाहर कहां से निकालोगे बेटा, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो 1 डिग्री आराम से टेस्ट देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री टेस्ट
नहीं देता है। क्लियर है कहानी बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ये मैंने अभी जस्ट लिखी थी पर एक बार फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए। ठीक है, HNH और CH3, HCl बाहर निकल जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? ठीक है, सोल्यूबल इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी तीनों रिएक्शन मैंने कही थी, पीछे आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, मेंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अमाइंस, एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। सिंपल बात है, अमाइंस आर वाइटल इन फार्मास्यूटिकल, पेन किलर में काम आता है, एनेस्थीसिया में काम आता है, एंड डाइज एक्टिंग एज अ बेस ड्यू टू नाइट्रोजन होता है, इसमें से बेस करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विच इज रेडिली एक्सेप्ट प्रोटॉन H+ और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग सॉल्ट विच विद एसिड एंड फंक्शनिंग एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं क्योंकि लोन पेयर को डोनेट करते हैं। क्लियर है बेटा बात? What are reducing sugars? Reducing sugars क्या होते हैं? तो reducing sugars are the carbohydrate, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा reducing sugar जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो फैलिंग और टोलेन रिएजेंट को आराम से रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये वही चीज है, कार्बोनेट एक्ट एज डूइंग reducing agent to other molecule categorized by having the free aldehyde or ketone group allowing them to reduce metal ion like those of toluene जो कि सिल्वर के साथ होता है, फैलिंग जो कॉपर के साथ होता है, सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट एंड व्हाइट सिल्वर मिलर कलर। यानी कि बेटा टोलेन के साथ सिल्वर मिलर देगा और आपका फैलिंग के साथ आपका क्या देगा बेटा? रेड ब्राउन पीपीटी देगा। क्लियर है बात? एक्सप्लेन व्हाई ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर। मैं सीधा सीधा भाषा में बात करूं, पूरा पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना याद रखना ग्लूकोज इज एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आराम से टोलेन टेस्ट देते हैं, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नेम द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है खुद शुगर, शक्रोज ही होती है क्योंकि ये इसमें एल्डिहाइड और कीटोन वाला ग्रुप होता ही नहीं है तो ये रिएक्शन करती ही नहीं है। सिंपल बात। राइट द आरएनएस इक्वेशन एंड द एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बेटा आरएनएस की होती है K इज इक्वल टू AE की पावर माइनस EA बाई RT और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है बेटा। और मैं आपको बता दूं एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है टू एक्टिवेट, एक्टिवेशन जो एनर्जी होता है उसका मतलब होता है एक्टिवेट, एक्टिवेट द रिएक्शन, एक्टिवेट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और बात करें बेटा टेम्परेचर बढ़ाने की तो किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट जो है वो दुगना हो जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। क्लियर है भाई? ये बात भी मैंने मान ली। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? देखो बेटा वही वो दोगुना वाला मामला यहां पर भी मैंने बता दिया। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कांस्टेंट for each chemical reaction, often doubling if it every 10 degrees rise, because higher temperature gives molecule more kinetic energy to overcome the activation energy barrier, leading more effective collision। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो collision भी इफेक्टिव होगा। Explain the role of catalyst in a chemical reaction. A catalyst speed up a chemical reaction by providing a different pathway with lower activation energy, allowing it to happens faster and more efficiently without being used। Without use हुए भी ये क्या करता है आपका आराम से, खुद यूज नहीं होता है पर फिर भी रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। क्लियर है कहानी बात? ठीक है भैया। सेक्शन नंबर डी है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। देखो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेट अप यूजिंग जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स एंड डिप्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सल्फेट सॉल्यूशन। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ होता है बेटा Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.76 और कॉपर का होता है 0.34। क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। तो बेटा आपका जिंक जो है वो एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है। ठीक है, जिंक आपका एनोड है और कॉपर जो है वो आपका कैथोड है। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। राइट द सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनोड लिखना है और राइट हैंड साइड में आपको कैथोड लिखना है, यही आपका आंसर है। हाँ, सॉलिड है, एक्वस है और ये सॉलिड है। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं बेटा। कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। सिंपल सी बात है,
ई नॉट Zn2 प्लस है, Zn की वैल्यू दे रखी है बेटा -0.76 वोल्ट। ए नॉट Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। ए नॉट शेल इज इक्वल टू माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या करेंगे बेटा 0.34 माइनस 0.76, तो आंसर आएगा बेटा 1.10 वोल्ट। ही आपका आंसर है। क्लियर है कहानी भाई साहब, आगे बढ़ जाओ। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वन की एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज पावरिंग everyday device like batteries, electronic devices, vehicle, converting stored chemical energies, इन्वर्टर की बैटरीज, फ्यूल सेल वगैरह बहुत सारे चीज में, मर्क्यूरी सेल जो मैंने वॉच पहन रखी है उसमें भी काम आता है, यानी बहुत सारी चीजों में इनका यूज किया जाता है डेली रूटीन लाइफ में। केस बेस्ड स्टडी का पहला है बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोस, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कॉमन एग्जांपल्स। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, मान ली मैंने बात। नेम द मोनोसेकेराइड विच इज कीटोज, तो उसका एग्जांपल है कीटोज वाला मोनोसेकेराइड होता है बेटा फ्रक्टोज। क्या होता है बेटा? फ्रक्टोज आपका क्या होता है? मोनोसेकेराइड और कीटोन होता है। ठीक है, व्हाट इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज? मैं सिंपल सी बात करूं, टू मोनोसेकेराइड यूनिट को जोड़ने के लिए जिस लिंकेज को काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट जॉइंस द कार्बोहाइड्रेट शुगर टू अनदर मॉलिक्यूल, ऑफन अनदर शुगर, through a oxygen atom forming larger structure like disaccharide or polysaccharides. It's typically created during the dehydration of reaction, and H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। समझ में आ गई बात? नेम वन रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज बहुत अच्छा एग्जांपल है रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो ग्लूकोज और वो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, जो फेलिंग और टोलेन रिएजेंट को क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है भैया, बात मान ली मैंने। क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन देखो। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग, राइट रिएजेंट एंड कंडीशंस। एथेनॉल से इथीन बनाना है, बहुत आसान है। काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात है। एथेनॉल है CH2, यहां पर है H और यहां पर है OH। कुछ मत करो बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कर दो। क्या आ जाएगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसे बोलते हैं 443 केल्विन पे टेम्परेचर पे रिएक्शन करनी है। ये होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होती है बेटा? ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला है बेटा एथीन टू एथेनॉल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवा देंगे H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। क्या बन जाएगा बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H और यहाँ पे OH। अरे वाह, मजा आ गया यार, आसान थी रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द रिएक्शन एंड राइट द मैकेनिज्म। एथेनमाइड से एथिलमाइड। ठीक है, अब क्या करना है? एथिलमाइड से एथेनमाइड। ध्यान से सुनना है कैसी कितनी बढ़िया रिएक्शन है। CH3 एथेनमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, अब इसका क्या करना है? एथिल अमाइन बनाना है। कुछ मत करो, LiAlH4 से क्या करा दो बेटा? रिडक्शन करवा दो। क्या करा दूंगा? रिडक्शन। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2। हो गया काम खत्म। LiAlH4 से टिपिकली हो जाएगा रिड्यूसिंग अमाइड रिएक्शन विजी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या किया बेटा? ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, यही तो काम कर रहे थे अपन। अगली रिएक्शन, और मजा आ गया यार। ये बेंजीन रिंग है आपकी, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है बेटा N2Cl, इसकी रिएक्शन करवा दी H2O से। या माइनस H प्लस प्लस OH माइनस, क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा? OH प्लस N2 प्लस HCl। होगी रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.4 एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो बेटा, काई A प्लस काई B की वैल्यू होती है 1। अब आपको काई A की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। तो काई A की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? काई A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.4 प्लस काई B इज इक्वल टू 1। तो काई B इज इक्वल टू हो गया बेटा 1 माइनस 0.4, तो आंसर आएगा 0.6।
आगे आ जाओ। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, रोसेंट-मोंड रिएक्शन से इसको कर सकते हैं अपन। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे NO2 इसकी करेंगे H2 से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4 से रिएक्शन करवा देंगे। बेटा क्या होगा, बेंजीन रिंग पे से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग जाएगा, एक तरह से रिडक्शन। ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ। प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल, बहुत आसान है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। क्या बनेगा बेटा, CH3CH और ये CH2, यहाँ लग जाएगा H और यहाँ लग जाएगा OH और यहाँ लग जाएगा H, यानी मार्कोनिकोव रूल यूज हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल बन जाएगा। आगे बढ़ जाओ। राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। क्या करना है बेटा, बहुत आसान काम करना है, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 मैकेनिज्म ही लिखनी है, ठीक है, और यहाँ पे Cl है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे OH से। क्या होगा बेटा, OH माइनस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले अच्छा लिख भी दूंगे, यहाँ पे CH3Cl की रिएक्शन KOH से कराते हैं, तो क्या बनता है बेटा, CH3OH प्लस KCl, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और ये क्लोरीन और ये OH। ठीक है बेटा, ये टूटता जा रहा है और ये जुड़ता जा रहा है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांजिशन स्टेट। और इस रिएक्शन में क्या होता है, फिर बाद में ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये OH प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 होती है और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होती है। ठीक है, मान ली मैंने बात। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4। x थोड़ी 1 प्लस x प्लस 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 7 आंसर आएगा बेटा इसका। अगला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्लोरोबेंजीन को फिनोल में। दो प्रोसेस निकालो बेटा, बहुत आसान है। क्लोरोबेंजीन आपका ये होता है Cl, इसकी रिएक्शन करवा देंगे NaOH से। दो प्रोसेस जानते हो बेटा, इसकी 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर से रिएक्शन करवाओ, क्या हो जाएगा बेटा, HCl बाहर निकल जाएगा, बेंजीन रिंग पे लग जाएगा ONA। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन डाइल्यूट HCl से, NaCl बाहर निकल जाएगा, बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा, OH प्लस NaCl। ये लो कहानी खत्म। बहुत बढ़िया, बहुत कर रखा है क्वेश्चन यार। नेम द रिएक्शन, राइट इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। रिएक्शन का नाम ही पूछा पर अपन तो पूरा पूरा लिखेंगे। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है प्लस H2PD और BaSO4, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग पे NH2, इसे बोलते हैं रोसेन-मोंड रिडक्शन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा, कंप्लीट करते हैं इसको भी। देखो बेटा, ऑक्टाहेड्रल में जैसे ये वाला है, ठीक है, स्प्लिटिंग होगी, एवरेज एनर्जी पे जाएगी चीज, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्प्लिट होंगे। किसमें स्प्लिट होंगे बेटा, ऊपर तो 2 आ जाएंगे, नीचे 3 आ जाएंगे, इसे बोलते हैं CFSE। इसको बोलते हैं बेटा T2G, इसको बोलते हैं EG। ये होते हैं बेटा लोअर एनर्जी और बाइटल, और ये होते हैं हायर एनर्जी और बाइटल। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। T2G नीचे, EG ऊपर। क्लियर है, स्प्लिटिंग हो गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पुट 2.6-3। ठीक है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन के की जगह लिखूंगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, 0.693 इंटू 10 टू द पावर ऊपर हो गया 3 और 2.3। ठीक है, तो लगभग यहाँ क्या एक काम करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 और 3 करते हैं, ये खत्म कहानी। ये हटाते हैं तो यहाँ पर 10 लगाते हैं,
तो आंसर आया 6930 डिवाइड बाई 23, 6930 डिवाइड बाई 23, 3 टाइम जाएगा 9 6 0 1 301 सेकेंड समथिंग आंसर इसका आएगा। क्लियर है बेटा बात? अरे समझ आ गया, कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। कैलकुलेट कंप्लीट द रिएक्शन। अरे ये कोई रिएक्शन है क्या हमारे सामने? CH3 CH2, अरे मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा बेटा, ध्यान रखना, तुम्हारे सामने CH2 CH2 H और ये Br। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। HBr बाहर निकल गया, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? प्लस HBr, रिएक्शन खत्म। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाना है। अरे भाई साहब क्या बात है, बेंजल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। एल्केलाइन KMnO4 क्या बनेगा बेटा? COOH। ऑक्सीजन ही तो लगाना है, ऑक्सीडेशन कर दो यार, सिंपल सी बात है। एथिल क्लोराइड से एथिल साइनाइड, एथिल क्लोराइड मतलब CH3 CH2 Cl, और इसकी रिएक्शन करवानी है KCN से। KCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CN प्लस KCl। CFSC क्या होता है देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, इट इज द एनर्जी डिफरेंस दैट मेक्स द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल व्हेन इट्स d ऑर्बिटल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। लिगेंड में क्या होता है? स्प्लिट हो जाते हैं, मैंने बताया था ना भी ऑक्टाहेड्रल का, सेम वही है बेटा CFSC जो बताया था। कंपेयर टू डिग्री जनरेट d ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल आयन। क्लियर है बेटा बात? कैलकुलेट EM ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा E शेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। ये तो होता है E नोट शेल का। अब E शेल निकालने का फॉर्मूला आपके पास है E नोट शेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड की कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, कंप्लीट द रिएक्शन फिनोल प्लस NaOH। ये आपका फिनोल है बेटा, ये OH है, इसकी रिएक्शन NaOH से करवाएंगे अपन। क्या बनेगा बेटा? H और OH बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बन जाएगा ONa प्लस H2O, यानी एसिड की बेस से रिएक्शन कराते हो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। क्लियर है कहानी? कन्वर्ट द फॉलोइंग, एथेनोइक एसिड से बनाना है एथिल एल्कोहल, यानी CH3C डबल बॉन्ड OH से बनाना है आपको एथिल एल्कोहल। कुछ मत करो बेटा, LiAlH4 कर दो, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, क्या बनेगा? CH3CH2OH। हो गई रिएक्शन खत्म कहानी। नेम द रिएक्शन एंड राइट इक्वेशन प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिनोल से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना है। N2Cl प्लस H2O से रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन रिंग पे OH HCl और N2। अभी जस्ट रिएक्शन करके निपटे, आसान रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाओ बेटा। Why we not stored chloroform in open container? Because it react with sunlight and form poisonous या टॉक्सिक गैस लिख देते हैं, टॉक्सिक गैस फोस्जीन। समझ में आएगी बेटा बात? अरे क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई। कैलकुलेट ई शेल, क्या बोला है? 0.76 0.39। बेटा वही काम करना, ई नोट शेल इज इक्वल टू होता है बेटा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ई नोट कैथोड क्या है आपका?
0.34 माइनस 0.76, तो आंसर आएगा बेटा ये आपका 1.10 वोल्ट। एथिल ब्रोमाइड से इथेन बनाना, इथीन एथिल ब्रोमाइड से CH3 CH2 Br अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा दी, क्या बना बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो गई। बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बनाना, बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है बेंजिल अल्कोहल, मतलब ये बनाना है। रिडक्शन कर दो यार, LiAlH4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन लगा दो, एक यहां पे लग जाएगा एक यहां पे लग जाएगा, ठीक है, एक यहां पे एक यहां पे, तो हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। Right, Hofmann bromide degradation reaction. Hofmann bromide reactions converts a primary amide RCONH2 into primary amines RNH2 with one less carbon using bromine and the strong base like sodium hydroxide NaOH in water of ethanol, forming the amine sodium carbonate, sodium bromide and water product. कैसी होती है रिएक्शन, बहुत आसानी से देख सकते हैं, मैं यही लिख देता हूं उसको। ये बनता है CH3C डबल बॉन्ड हो NH2, इसकी रिएक्शन करानी है आपको Br2 प्लस KOH से, ठीक है, या NaOH भी लिख सकते हो आप, क्या बनेगा CH3NH2, बस इससे मतलब है अपन को, बन गई ना रिएक्शन, खत्म कहानी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। करना क्या है इसमें, आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको एनोड कैथोड पहचानना है, तो एनोड ये है कैथोड ये है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ई शेल, ई नोट शेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। क्या हो गया बेटा, कैथोड की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी ई नोट कैथोड यानी कि 0.80 माइनस 0.34, तो ये आएगा 0.46 वोल्ट, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं बेटा अपन, तो ई शेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई शेल इज इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन log बेस 10 एनोड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड की कंसंट्रेशन। तो ई शेल की तो वैल्यू 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन की जगह लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, log बेस 10, एनोड क्या है आपका कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.130, और कैथोड है आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आया बेटा 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, और इसका हो जाएगा बेटा log बेस 10, ये हो जाएगा 13 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं अपन, 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10, और ये चल जाएगा 13 इंटू 10 टू दी पावर का प्लस का 6, ठीक है बेटा। तो ये आंसर यहां लिख देता हूं मैं 0.46 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0.0295, और ये हो जाएगा log बेस 10 13 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 0.46 माइनस 0.0295, और ये हो जाएगा बेटा log 13 प्लस log 10 टू द पावर 6, ठीक। तो इसकी कुछ लमसम वैल्यू 0.46 माइनस 0.0295, log 13 की वैल्यू लगभग भाई log 12 की वैल्यू क्या होती है 4 इंटू 3, तो लगभग इसको देख लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ उसकी वैल्यू 0.4771.6020 194 1.4 समथिंग है,
तो 1.5 मान लेते हैं इसकी वैल्यू, तो 1.5 प्लस 6, ठीक है। तो ये आया बेटा 0.46 माइनस 0.0295 इंटू 7.5, ठीक है। तो ये लगभग आंसर आएगा 0.29 समथिंग आंसर आएगा बेटा इसका, अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपन वोल्ट में जरूर लिखना है इसको, तो वोल्ट में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा पेपर था बेटा। 29 से थोड़ा सा अप्रोक्स मान लो, 25 मान लो आप तो, ठीक है। मैं थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन लेता हूँ, 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है बात, समझ में आएगी। ये आपका मेजर पेपर था बेटा, कंप्लीट पूरे सॉल्यूशन के साथ। आपको बहुत बहुत शुभकामना के साथ कह रहा हूँ, भगवान करे इसमें से बहुत कुछ मिले। हमने पूरी कोशिश करी है, तुमने पूरी कोशिश करी है, पूरी मेहनत करी है, और बोर्ड में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। इसी के साथ आपसे यहीं पर हम टेस्ट सीरीज का दी एंड करते हैं, जो आपका सीबीएसई का था। इसमें हमने कोशिश करी है सब कुछ देने की, आपको जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट थे, सब कुछ। तो बेटा आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छा करें बोर्ड में, और जो भी आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोच रखा है वो सब कुछ आप अचीव करो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।